हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथेसिस की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। आज हम इसके टाइप्स को जानेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। बेसिकली हाइपोथेसिस को सोशल साइंस में दो प्रकार में बांटा गया है, नॉन एक्सपेरिमेंटल या अप्रायोगिक परिकल्पना तथा एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक परिकल्पनाएं, जिनके सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल या अप्रायोगिक परिकल्पनाओं की। तो इस प्रकार की परिकल्पना जिनकी जांच प्रयोगात्मक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड के आधार पर नहीं होती है, उन्हें अप्रायोगिक परिकल्पनाएं कहा जाता है। इसके तीन प्रकार हैं। पहला है सिंपल लेवल हाइपोथेसिस या साधारण स्तर की परिकल्पना। इस प्रकार की परिकल्पना में हाइपोथेसिस साधारण और सामान्य घटनाओं के बारे में बनाई जाती हैं, जिनमें चरों की संख्या केवल 2 होती है। इन्हीं दो चरों के संबंध को जानने के लिए इस प्रकार की हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि रिसर्चर ये जानना चाहता है कि सड़कों पर होने वाली ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हैं जो ट्रक, बाइक, कार आदि से होती हैं, तो इसके लिए उसे केवल एक साधारण स्तर की परिकल्पना बनाकर डेटा कलेक्शन करके उसका क्लासिफिकेशन कर देना ही पर्याप्त होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स लेवल हाइपोथेसिस, जिसे विषम स्तर की परिकल्पनाएं भी कहते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना में चरों की संख्या 2 से अधिक होती है और उनमें एक विशेष प्रकार का संबंध बताकर हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर यदि यह जानना चाहता है कि शहरी और ग्रामीण जीवन के किस सोशल क्लास के लोगों में अल्कोहल लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो इसके लिए उसे शहर और गांव दोनों ही के सोशल क्लासेस के व्यक्तियों में से जो अल्कोहल या शराब लेते हैं उनसे डेटा कलेक्शन करना होगा। यहाँ 2 से अधिक चर होने के कारण कॉम्प्लेक्स लेवल के हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है रिफाइंड लेवल हाइपोथेसिस या विशिष्ट स्तर की परिकल्पनाएं। इसमें संबंधित चरों या घटनाओं के फंक्शनल रिलेशन या प्रक्रियात्मक संबंधों और कार्य कारण संबंधों या कॉजल रिलेशनशिप को अध्ययन किया जाता है। जैसे यदि रिसर्चर यह जानना चाहता है कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं किस प्रकार की होती हैं या किन कारणों से होती हैं, तो जैसे लोगों की शराब पीने के कारण होती है, नींद पूरी ना होने के कारण होती है, या फिर सड़क खराब है या गाड़ी खराब हो जाने के कारण होती है, तो ऐसे विशिष्ट रिसर्च के लिए इस प्रकार की परिकल्पना का निर्माण होता है। तो ये हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल परिकल्पनाएं। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल परिकल्पनाओं की या प्रायोगिक परिकल्पनाओं की। तो इसमें हाइपोथेसिस का स्वरूप कुछ अलग प्रकार का होता है, क्योंकि इससे संबंधित चरों का नियंत्रण, उनमें जोड़ तोड़ और ट्रीटमेंट के कारण साइंटिफिक मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इसी कारण डेटा का स्वरूप भी इसका जटिल होता है और उनका विश्लेषण भी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार की परिकल्पनाओं के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस या सार्वभौमिक परिकल्पनाएं। ये परिकल्पनाएं 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंधों को यूनिवर्सल रूप से प्रकट करती हैं। जैसे फिजिक्स में जितने भी नियमों का नियम बनाए गए हैं, वो सभी के सभी यूनिवर्सल हाइपोथेसिस के थ्रू बनाए गए हैं। जैसे गति का नियम बनाया गया है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बनाया गया है, ये सारी ही यूनिवर्सल हाइपोथेसिस के थ्रू बनाए गए हैं, क्योंकि इनको कठोर कंडीशन में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशियल हाइपोथेसिस या अस्तित्व परक परिकल्पना। इस प्रकार की परिकल्पना का संबंध वर्तमान स्थिति, परिस्थिति या कम से कम एक व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से सही होती है, अर्थात इसमें केवल एक ही यूनिट का या इकाई का अध्ययन किया जाता है, जिससे प्राप्त रिजल्ट भी साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं। जैसे कि दंड द्वारा क्लास में सभी बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता, उनमें से किसी न किसी एक स्टूडेंट को दंड के द्वारा अवश्य ही सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे दंड रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, पनिशमेंट का काम नहीं करेगा, वो भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। एक्सटेंशियल हाइपोथेसिस के लिए कभी कभी रिसर्चर खुद पर भी अध्ययन करके नियमों को बनाते हैं। जैसे साइकोलॉजी में एबिंगहॉस ने मेमोरी और फॉरगेटिंग संबंधित जितने भी फैक्ट्स और थ्योरीज दिए हैं, वे स्वयं पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही दिए हैं। इसी प्रकार से रेमंड डॉज ने भी, जिन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो भी फैक्ट्स बताए हैं, वो अपने ऊपर वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ही बताए हैं, जिसमें घुटना झटकने की प्रक्रिया पर बहुत वर्षों तक वर्क किया है, या इसे नी जर्क भी कहते हैं। तो ये सभी इसी परिकल्पना के अंतर्गत ही आती हैं।
तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल या संप्रत्यात्मक परिकल्पनाएं। इस प्रकार की परिकल्पना में आईवी और डीवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र और आश्रित चरों के संभावित संबंधों के बारे में एक संक्षिप्त कथन किया जाता है, जिसकी रचना एक्सपेरिमेंटल मॉडल के आधार पर पहले की रिसर्चर्स और थ्योरीज के द्वारा होती है, जिसका उद्देश्य संबंधित चरों और संप्रतियों की कंसेप्चुअल व्याख्या करना होता है। जैसे कि रिएक्शन टाइम के अध्ययन अगर कोई करना चाहता है तो रिएक्शन टाइम को आर से रिप्रेजेंटेट करते हैं, बुद्धि को ओ से, और स्टिमुलस या उद्दीपक की मात्रा को S1 से और विषमता को S2 से डिनोट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसका फॉर्मूला उभर कर आता है R = F ब्रैकेट O S1 S2, जिसका अर्थ है कि स्टिमुलस की क्वांटिटी और विषमता तथा बुद्धि का गुणनफल ही व्यक्ति का रिएक्शन टाइम होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी देर में रिएक्ट करेगा किसी भी चीज़ का, यह इन तीनों के ही गुणनफल पर निश्चित होता है। नेक्स्ट है इसकी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जिसे सांख्यिकीय परिकल्पना भी कहते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है ताकि संबंधित चरों के प्रकार्यात्मक संबंधों या फंक्शनल रिलेशनशिप का अध्ययन आसानी से स्टैटिस्टिकल टेस्ट के द्वारा किया जा सके। इसकी परिभाषा किर्क ने 1968 में दी है। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट वन और मोर पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन distribution, and as such it refers to a situation that might be true। अर्थात यह एक प्रकार का ऐसा कथन है जिसका संबंध एक से अधिक पैरामीटर से होता है और यह संबंध ऐसी परिस्थिति या स्थिति में होता है जो कि सत्य हो सकता है। अब इसमें आगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग के आधार पर उन संबंधों का अनुमान लगाया जाता है। इस परिकल्पना के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है नल हाइपोथेसिस या निराकरणीय परिकल्पना। इस प्रकार की परिकल्पना में हम यह बताते हैं कि दो समूह या चरों के बीच में आए या प्राप्त संबंधों में यदि कोई सार्थक अंतर है तो वो संयोगवश है और इसमें सार्थक अंतर नहीं होता है। इसे H0 से दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि रिसर्चर गोल्ड और एप्पल के इंक्रीजिंग प्राइसेस का अध्ययन करना चाहता है तो वह यह नल हाइपोथेसिस बनाएगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ एप्पल एंड गोल्ड, क्योंकि इन दोनों ही वेरिएबल्स के प्राइस में बढ़ोतरी अलग अलग फैक्टर्स के कारण हो रही है। एप्पल के प्राइसेस में इंक्रीजिंग वेदर के कारण हो सकती है, जिसमें प्रोडक्शन इंक्लूड होता है, या महंगाई हो सकती है। जबकि गोल्ड का क्या कारण हो सकता है कि महंगाई ज़्यादा हो रही है और शादियों के सीज़न हो रहे हैं, इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस में अलग इंक्रीजिंग हो रही है। तो ये हम देखते हैं कि दोनों ही वेरिएबल्स के फैक्टर्स अलग अलग है। अगर मान लेते हैं कि इनमें कहीं इस हाइपोथेसिस के बाद में अगर बनाने के बाद इसका कुछ भी अंतर आ जाता है या संबंध आ जाता है तो वो एकमात्र संयोगवश होगा। तो ये थी नल हाइपोथेसिस। अब इसका अल्टरनेटिव होती है वर्किंग हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको वैकल्पिक या कार्यरूप परिकल्पना भी कहते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना में दो समूहों में सार्थक अंतर या संबंध होता है। ठीक है, इस या अंतर या संबंध दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। इसे H1 से प्रदर्शित किया जाता है। पॉजिटिव परिकल्पना बनाने में क्या होता है कि एक समूह दूसरे समूह दिए गए समूह से निश्चित रूप से श्रेष्ठ या उच्च अंक प्राप्त करता है। जैसे मैथ्स में बॉयज़ ज़्यादा ही लड़कियों से अच्छा कोप करते हैं या परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो इसके लिए हाइपोथेसिस बनेगी बॉयज़ ऑब्टेन मोर मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम देन गर्ल्स। नेक्स्ट, इसी की तरह जब अगर ये एक समूह का जो योग्यता है वो दूसरे समूह से कम होती है तो उसको नेगेटिव हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे स्ट्रेस को झेलने में लड़के लड़कियों से कम बेहतर होते हैं, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस बनेगी बॉयज़ हैव पुअर कोपिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम स्ट्रेस देन गर्ल्स। तो ये ऋणात्मक या नेगेटिव हाइपोथेसिस का उदाहरण होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।